हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, और U बराबर था हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, या U बराबर हाफ ऑफ के और वो जो भी था एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर इनिशियल और फाइनल के लिए, या जनरली हमने U बराबर हाफ की एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हो माइनस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होती है, तो वहां से रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और जो हम टॉपिक पढ़ चुके उसके ऊपर भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आज का जो हमारा है, मान लेते हैं अपने पास टू स्प्रिंग्स है। We have two springs of force constant या फोर्स कांस्टेंट कह दो K1 एंड K2 या स्प्रिंग कांस्टेंट कह दो, एक ही बात है। एंड ये दिया हुआ है K1 इज ग्रेटर देन K2। ठीक है, K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है। On which spring more work is done? On which spring more work is done if number one है they are stressed by same force, यदि वो दोनों के दोनों एक ही फोर्स से खींची जाती है। दूसरा, दे आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल अमाउंट्स, मतलब दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे और दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। दोनों पार्ट्स हमें यहां से क्या डिस्कस करने हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूं, पहले तो वीडियो को पॉज करके आपको खुद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देख करके फिर समझना है। देखिए, दो स्प्रिंग्स हैं जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, K1 और K2। तो फॉर्मूला जो अमाउंट ऑफ वर्क डन का होता है या एनर्जी का होता है वो होता है W इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो W1 पहले के लिए क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ K1 x1 स्क्वायर। दूसरे के लिए लिख दोगे W2 हाफ ऑफ K2 x2 स्क्वायर। यही हुआ, अरे यही हुआ। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि दोनों के लिए जो फोर्स है वो सेम है। मीन्स F जो है वही क्या है, K1 x1 है और F ही क्या है, K2 x2 है। देखो, जब हम क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो नेगेटिव साइन हम कहीं पे भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो इन मैग्नीट्यूड ही हमें निकालना है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो मैं माइनस यहाँ भी लिखूंगा, माइनस यहाँ भी लिखूंगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल करेंगे। तो इस मतलब उससे बढ़िया है क्या, आप सीधा ही कर दो, मैग्नीट्यूड ही ले लो सीधा का सीधा। माइनस केवल हम फिजिक्स के अंदर कब लेते हैं, जब वो हमें डायरेक्शन का पता करना हो। ठीक है, डायरेक्शन दे रखे हो तो माइनस लेना ही लेना है। ठीक है, तब तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है माइनस माइनस आकर के क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ तो इन मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, F बाई x1 आ गया। K2 की वैल्यू क्या आ गई, F बाई x2 आ गया। क्योंकि देखो फोर्स सेम है तो फोर्स की टर्म में ही आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो W1 क्या आ गए यहां से, हाफ ऑफ K1 की वैल्यू है F बाई x1 इंटू x1 का स्क्वायर। W2 क्या आएगा, हाफ ऑफ F बाई x2 इंटू x2 का स्क्वायर। एक x1 से एक x1 कट गया। देखो K1 K2 की मैंने यहाँ पे क्या करी है, वैल्यूज पुट करी और कुछ नहीं करा। यहाँ पे भी x2 से x2 कट गया, तो क्या बच गया, F x1 बाई 2, ये बच गया F x2 बाई 2। यही हुआ, अरे यही हुआ, समझ गए नहीं समझ गए।
बट क्या करना, x1 और x2 की वैल्यू चलो पुट कर लेंगे, यहां से पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो एक रिलेशन मेरा आ गया W1/W2 बराबर f/2 से f/2 कट गया, क्या बच गया x1/x2। यहां से देखो, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए K1 और K2 की टर्म में, K1 K2 की टर्म में और ले आओ। एक तो सिंपल रिलेशन आ गया मेरा, ठीक है, K1 K2 की टर्म में और ले लो। यहां से देखो x1 किसके बराबर होगा, f/K1, और x2 किसके बराबर होगा, f/K2। तो यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, क्योंकि K1 K2 की टर्म में हमें चाहिए, क्योंकि K1 बड़ा है किससे, K2 से, क्योंकि x1 और x2 की टर्म में तो हम कर ही नहीं सकते, दिक्कत हमारे पास ये है। तो x1 की वैल्यू आ गई f/K1 और x2 की वैल्यू आ गई f/K2, पलट के ऊपर चला गया, ये कट गया f से f, K2/K1। अब बताओ कौन ज्यादा है, K1 बड़ा है किससे, K2 से, तो K1 बड़ा है K2 से, तो ये रेशियो जो है वो लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया, W1/W2 लेस देन क्या हो गया, 1। W2 को उधर लेके चले जाओ, तो किसके अंदर ज्यादा वर्क, देखो किसके अंदर ज्यादा वर्क, ठीक है, सेकंड वाले स्प्रिंग के अंदर वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, यदि सेम फोर्स से हम खींचेंगे तब की बात है, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक। तो एक पार्ट हमारा ये हुआ, एक पार्ट हमारा ये हुआ, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर अमाउंट्स इक्वल है, मतलब x1 और x2 सेम है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन करने लग जाओगे तो वहां सीधा करना शुरू कर दोगे। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा क्या लंबा कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर को, सॉल्यूशन को, बट जब आप प्रैक्टिस के अंदर आ जाएंगे तो कोई समस्या वाली बात रहेगी नहीं, झट से क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद है, तुरंत आप करेंगे। हाँ, रिलेशन जरूर ध्यान रखने हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं कि मैं सीधा x1 और x2 हटा दूं, यहां से दूसरे पार्ट में भी कर सकते हैं, x1 की वैल्यू पुट कर दो और x2 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, सीधा रिलेशन भी आ जाएगा आपके पास इसी क्वेश्चन का, ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में ये है कि इक्वल अमाउंट स्ट्रेच करना है, तो W इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ kx², मीन्स x हटाना है, यहाँ सॉरी k हटाना है, ठीक है। या F1 और F2 दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं, फोर्सेज हैं वो हमें अलग अलग लेनी है। या इक्वल अमाउंट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हो गया ना। देखो W1 क्या आ गया, हाफ ऑफ k1x², W2 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ k2x²। नहीं होगा क्या, बोलो, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या है, बराबर है, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं रही, सीधा सीधा ही हो गए। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो W1/W2 क्या आया, हाफ से हाफ कट गया, x² से x² कट गया, क्या बच गया, k1/k2। अब k1 बड़ा है किससे, k2 से, तो ये रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, तो W1/W2 ग्रेटर देन 1, तो W1 ग्रेटर देन W2, ठीक। इसमें तो इक्वल अमाउंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं, सीधा सीधा करना था, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात थी ही नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी तरह का है। इसको नोट कर लेना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी तरह का है। कि हमें ये दिया हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू a distance x is 10 joule. The potential energy of a spring when stretched a distance x is 10 जूल। नई पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कब? जब इसको हम x और एडिशनल क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन? अमाउंट ऑफ वर्क डन when the spring stretched another x distance, another x distance यदि हम स्ट्रेच कर दें तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ये है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये स्प्रिंग है, ए पॉइंट पे है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, जब मैं इसको एक्स स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच किया तो ये ए पॉइंट किस पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, कितना डिस्टेंस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें दे रखी है कितनी, इनिशियल हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर है, 10 जूल के बराबर, यही है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। जब x डिस्टेंस हमने खींचा, इसको स्ट्रेच किया, केवल x डिस्टेंस स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दे रखी थी। अब वो कह रहा कि x और खींच दो, x और खींच दो, तो x और खींचेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ k इंटू, देखो x पहले है, x और खींच दिया तो टोटल कितना हो गया, x प्लस एक्स, 2x नहीं हो गया क्या भाई? x हमने पहले खींचा हुआ, देखो पहले खींचा हुआ x, एडिशनल x और खींच दो, एडिशनल में x इसको और खींचूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 बाहर ले लो, बाकी क्या बच जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 10, तो ये आ गया 4 और ये 10, कितना आ गया, 40 जूल। और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, यूएफ माइनस यू इनिशियल, 30 जूल। ये लो, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही हमें करना था। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से यदि फॉर्मूले याद हैं तो आसान आसान बातें होती हैं और इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि यहां पे मैंने बना दिया डायग्राम कि एक स्प्रिंग है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। एक एंड इसका मैंने एक रिजिड स्पॉट से बांध दिया, रिजिड स्पॉट से, ठीक है, और दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का वो ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड यहाँ पे ब्लॉक से बांध दिया। और जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू 24 न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
मतलब एक चीज हमें पता चली कि के की वैल्यू 24 न्यूटन पर मीटर। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि के की यूनिट आप कैसे निकालते हो, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है के एक्स, तो के की वैल्यू F बाई एक्स वहां से हम निकाल देते हैं। अब हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई 10 न्यूटन ब्लॉक के ऊपर, 10 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाए, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक। और 10 न्यूटन फोर्स लगाई और ये डिस्टेंस मूव कर गया कितना, x इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मतलब जो ब्लॉक था वो A पॉइंट से कहां पे चला गया, B पॉइंट पे चला गया, ठीक है। और कितना डिस्टेंस चला गया, 0.5 मीटर चला गया। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, क्या बताओ, स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताओ, v बताओ, कब, जब वो कितना चला गया, 0.5 मीटर चला, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही है वर्क डन क्या होता है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब एक बात बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी हो गई हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, बट मूव भी तो कर रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव भी तो कर रहा है। और जब मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी के बराबर होगा वर्क, क्योंकि एनर्जी तो क्या है, कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे प्लस ऑफ क्या कर दोगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इसको करना मत भूलना। मान लेता हूं ब्लॉक की स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है, F इंटू एक्स, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यहां से क्या वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्या यहां से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते। F की वैल्यू कितनी है, देखो 10, x कितना है 0.5, हाफ k की वैल्यू कितनी है 24, x कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस हाफ m की वैल्यू कितनी है 4, v निकालना है, आ गया आंसर। तो ये तो कितना आ गया 5 बच गया। इसको और सोल्व कर लेता हूं, ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, 24 और 6 30, ये आ गया 2 के बाद डेसिमल, ठीक है। यही हुआ, प्लस ये कट गया 2 पे, कितना आ गया 2v स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 5 माइनस 3 कितना बच गया 2 बच गया, 2 से 2 फिर कट गया, v की स्क्वायर बराबर 1, तो v बराबर कितना आ गया 1 मीटर पर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और सरफेस है फ्रिक्शन लेस सरफेस है। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस दिया, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। यदि फ्रिक्शन होगा तो म्यू आ जाएगा उसके अंदर, वो तो F इज इक्वल टू म्यू आर और आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे कि फिलहाल मैंने यहाँ पे जो सरफेस लिया है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया, ठीक है। फिलहाल हमने जो सरफेस लिया है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ही लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आई होप लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं,
दिया हुआ है अपने पास ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 meter into a vertical spring having force constant, vertical spring having force constant दिया हुआ है 490 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। Calculate maximum distance through which the spring compressed, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझना। देखो, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है और वर्टिकल स्प्रिंग है, ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे है, यूं रखी है, ठीक है, इस तरह से रखी है, ये स्प्रिंग ऐसे रख दी, और हमने क्या किया है, एक ब्लॉक जिसका मास 2 किलोग्राम है, इनिशियली एट रेस्ट, और वो जो ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, वो कितनी हाइट से डाला है हमने, 1 मीटर हाइट से इसके ऊपर डाल दी। समझ गए होंगे। अब क्या स्प्रिंग नीचे नहीं जाएगी, बोलो, जैसे इस स्प्रिंग के ऊपर ये ब्लॉक डलेगा 2 किलोग्राम का, तो स्प्रिंग कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, कंप्रेस होगी, और यहां से ए पॉइंट से सपोज वो कहां चली गई, बी पॉइंट पे चली गई, कितना डिस्टेंस, मान लेते हैं कितना डिस्टेंस, एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया ही हुआ है, के इसका दिया हुआ है, कितना है के, 490 न्यूटन पर मीटर, हाइट दी हुई है, ये एच है, हाइट दी हुई है 1 मीटर, मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए। तो ये जो ब्लॉक है, इसकी जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ की एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें किस में बदल गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, चाहे स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, तो वो किस में बदल गई, हाफ ऑफ की एक्स स्क्वायर, बदल गई नहीं बदल गई। ठीक, प्लस सॉरी इज इक्वल टू किसके अंदर आ गई, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे कितनी, एम जी एच, प्लस कंप्रेस्ड हुआ तो क्या हुआ, एम जी एक्स, नहीं हो गया, टोटल एनर्जी यही हो गई। टोटल एनर्जी या सीधा लिख दो, एम जी इंटू क्या, एच प्लस एक्स, सोल्व कर लो इसको। ठीक है, इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें बदली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक की वो कितनी है, एम जी एच प्लस एक्स। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सारी चीजें दी हुई है। ये है हाफ ऑफ 490 इंटू एक्स तो निकालना है एक्स स्क्वायर, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8 ले लो क्योंकि 490 से कट जाएगा इजीली, और ये हो गया एच की वैल्यू 1 प्लस एक्स।
करके देखो सोल्व। ठीक है, इसका डेसिमल हटा रहा हूं या इसको नीचे ले आओ ना इसके, तो कोई समस्या वाली बात हमें रहेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात अब रहेगी नहीं। कैलकुलेशन को ध्यान से कर लेना एक बार। 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 10, 245 490 आधा हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आता हूँ तो 1 + x इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ये 245। काट दो इसको, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, और कितने पे कट जाएगा 49 पे कट जाएगा। 49 पे, इसको 49 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 9 45, 4 और 5 5 25 ना, इतने कटेगा, कितने पे काट दूँ 5 4 9 2 11, कटना तो चाहिए यार 49 पे, क्योंकि 49 दूना हो रहा है ना ये। 49 को इससे मल्टीप्लाई करूँ ये आ जाए 5 चौका 20, 5 9 45, 5 चौका 20 सही है। 5 पे ये कटा, 49 2 पे ये कटा, ठीक है अब सही है। 4/50 आ गया, 2 से इसको भी काट दो 5 में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया। ठीक, समझ गए होंगे ना। तो एक्स स्क्वायर अपने पास ये आ गया, तो हाँ सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और अब क्या कर लो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 एक्स स्क्वायर बराबर 2 + 2x, इसको इधर ले आओ, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व आपको अच्छे से आता है। क्या x इज इक्वल टू क्या आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, तो -b तो 2 आ गया, प्लस माइनस b² कितना 4 आ गया, और माइनस 4 दूनी 8 और 25 8 200 200, माइनस माइनस प्लस, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25, प्लस ही आएगा, माइनस तो इससे ज्यादा हो गया, x की वैल्यू माइनस हो नहीं सकती, तो 2 + 204 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 50, ये आंसर है। 200 का अंडर रूट लिख दो, 14 इंटू 14 होता है 196, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 14 क्या होता है 196, ठीक है, तो 14.5 लिख दो प्लस 2, तो ये आ गया x की वैल्यू 2 में 14.5 लिख दोगे 16.5 डिवाइडेड बाई 50, 0.3 के आसपास आ गया, 0.3 के आसपास। ठीक है, तो कैलकुलेशन को फास्टली करने के लिए हमें इस तरह की चीजें जो हैं वो यूज करनी है, कि हमारी कैलकुलेशन किस तरह से क्या फास्ट हो जाए। क्योंकि यदि कंपटीशन के अंदर कैलकुलेशन पे आपने पकड़ बना ली तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, ये आप समझ लो। ठीक है, कंपटीशन के अंदर तो क्या है कि जितनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी होगी उतना ही आपके लिए क्या अच्छा होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और लेता हूं, ये आप लिख लेना, कर लेना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं,
स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेना, मैं बता देता हूं। ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए, यहां से पेंडुलम को रिलीज कर दिया और आप जानते ही हैं ऐसे आएगा ए पॉइंट से। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.5 मीटर, इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है, ठीक। What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point B? इस B पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड बतानी है V, ठीक है। If 5% initial energy against it is dissipates 5% of its initial energy, 5% of its initial energy अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी जो 5% एनर्जी है वो लॉस हो गई, ठीक है। 5% ऑफ एनर्जी इसकी क्या हो गई, लॉस हो गई। क्वेश्चन समझ लो, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, दिया हुआ है। ये कह रहा है, लिख लेना क्वेश्चन लिखना चाहो तो, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.5 मीटर फॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए, फॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट से डाल दिया। फाइंड द स्पीड v of the bob to reach at lowest point B, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट B, इफ, ये कंडीशन, इफ it is dissipates 5% of its initial energy against air resistance, मतलब इसने अपनी 5% एनर्जी लॉस कर दी। यदि 5% एनर्जी ये लॉस कर दे, ठीक है, 5% एनर्जी यदि ये लॉस कर दे, ठीक है, तो V पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, ठीक है, ध्यान से समझना। जब वो A पॉइंट पर है तो एनर्जी कितनी है, mgh है। जब वो B पॉइंट पर है तो एनर्जी कितनी है, हाफ mv² है। यही बात है, क्योंकि A पे तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। सारी की सारी एनर्जी किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी में। कितनी हाइट है, h, बट इसने एनर्जी कितनी लॉस कर दी, 5% कर दी, तो बच कितनी गई, 95% बच गई, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। भाई 5% एनर्जी डिसिपेट लॉस हो गई, तो बच कितनी गई, 95%, वो किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, काट दो m से m, सोल्व कर लो। v निकालना है, 95/100 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू 1.5 दी हुई है, और ये 2 पलट करके इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक, समझ गए होंगे। इसका डेसिमल हटा करके 10 काट दो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और v² है ये, तो v निकालने के लिए सारे का क्या हो जाएगा, रूट। अब कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी 30, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 27 और 28 डिवाइडेड बाई 100 इसका रूट, ठीक। यही हुआ, यही हुआ, 1 0 से 1 0, ये आ गया 28.5 का अंडर रूट, और 5 गुना 5 25, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, उसके बीच का ले लो, 5.3 के आसपास लिख दो, या 5.2 लिख दो मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेट में हमें ये आंसर मिल जाएगा, 5.2 या 5.3
मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ऐसे आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है इस तरह से है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड है। यहाँ पे एक स्प्रिंग बांध रखी है, इसका ये एंड यहां से पुली से बांध दिया, यहाँ पे पुली है, पुली के ऊपर सस्पेंड करके लटका करके और एक ब्लॉक बांध दिया। यहाँ पे ये ब्लॉक है। ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। हो गया? अच्छा जी, और इस ब्लॉक का मास है 1 किलोग्राम। ठीक है, और ये पूछ रहा है ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये जो x है ये यहां से लेकर के यहां तक A पॉइंट से B पॉइंट तक ब्लॉक x डिस्टेंस मूव करा और x की वैल्यू दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर शोन इन फिगर। द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेस्ड पोजीशन। इनिशियली वो रेस्ट पे है। डाउन द इंक्लाइंड द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर नीचे जाकर के रुक जाएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन। यहाँ पे ये म्यू है, उसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि अब की बार फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है। ठीक है, अज्यूम दैट स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास एंड पुली इज फ्रिक्शन लेस। पुली फ्रिक्शन लेस है और ये जो एंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट ए और बी है ही, एक्स डिस्टेंस है, ये जो एंगल दिया हुआ है वो 37 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो यहां से जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, इस तरह से ये 37 डिग्री दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो cos 37 होता है कितना? 4/5। sin 37 होता है 3/5। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ये आपको पता होगा। ठीक है, sin 37 और cos 37, और नहीं पता हो तो लिख देना, नहीं पता हो तो लिख लेना। ठीक है, नहीं पता हो तो लिख लेना। sin 37 और cos 37 की ये वैल्यूज होती हैं और tan 37 आ जाएगा कितना? 3/4। tan 37 कितना होगा? 3/4। ये लिख लो, tan 37 3/4। ठीक है, cos 37 इतना होता है। ठीक है, ये लिख लेना, नहीं पता हो तो लिख लेना, पता हो तो अच्छी बात। ठीक, अब ध्यान से समझ लो।
ध्यान से समझना, नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, एक तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एक बार ये वर्क डन स्प्रिंग के कारण क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स जितना ही नीचे जाएगी उतना ही एक्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। भाई ये एक्स नीचे गई तो उतना ही एक्स क्या होगी, स्ट्रेच होगी, पुली तो वही है, मतलब स्प्रिंग ये जो स्ट्रिंग है ये तो वही है। ये एक्स जाएगी कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, कंस्ट्रेंड मोशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। तो उतना ही ये नीचे जाएगी। अब उतना ही नीचे जाएगी तो वर्क डन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया एक्स, ठीक, समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगी, अपोजिट होगी या नहीं होगी, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी, अपोजिट। तो जो डाउन और अप इंक्लाइंड प्लेन वाला हो गया वो हो गया, ठीक है। तो डाउन के अंदर मूव कर रही है ना, और डाउन में एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही है। समझ गए नहीं समझ गए, ये था या नहीं था, या करना चाहो तो करके देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये ब्लॉक है, ये एंगल दिया हुआ है 37 थीटा मान लेता हूं, ब्लॉक का वेट mg नीचे चला जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर कौन सा हो गया mg साइन थीटा, ठीक है, और ये कौन सा आ गया mg कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है तो नेट फोर्स क्या आएगी, mg साइन थीटा माइनस f, और f बराबर क्या होता है म्यू आर, और r किसको बैलेंस कर गया, mg cos थीटा को। ये पहले भी पढ़ चुके, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके। तो वर्क डन कितना होगा, f इंटू एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स बराबर आ गया हाफ ऑफ के एक्स। क्या वैल्यूज नहीं पुट कर सकते क्या, आंसर निकालने के लिए मास दे रखा, सारी चीजें दे रखी हैं, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, मास की वैल्यू है कितनी 1, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा है कितना मेरा 3/5, म्यू निकालना है, ये हो गया 4/5, हाफ ऑफ के की वैल्यू है कितनी 100, और x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 10 बटे में 100, यही हो जाएगा ना, सेंटीमीटर का मीटर बना लिया। 100 से 100 कट गया, 2 से 5 पे कट गया, ठीक है। 3/5 माइनस 4 म्यू बाई 5, ये 10 उधर गया तो 5/10 आ गया, 5/10 हो गया 1/2। कैलकुलेशन समझ गए होंगे, 3/5 माइनस 1/2, 4 म्यू बाई 5, 3/5 में से 1/2 घटा लो तो एलसीएम आ गया 10, 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10, 4 म्यू बाई 5, 1/10 आ गया। 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 4 म्यू बाई 5, 4 म्यू बाई 5, 5 से 5 दूनी 10, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/8, 0.125। यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो साइन 37 कोस 37 दिया हुआ हो तो उस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रखते हो, ठीक है। तो ये बात थी, होप समझ गए होंगे आप। बाकी नेक्स्ट करते हैं, थैंक यू।